आप सभी मेरे प्यारे प्यारे नन्हों मुन्नों को मेरा प्यारा सा नमस्कार। और आज से नहीं, कल से ही हम लोग शुरू कर दिए हैं कि एकदम मॉडल पेपर के अकॉर्डिंग ओरिजिनल प्रश्न का डिस्कशन किया जाना है एग्जाम को दिमाग में रखते हुए। तो इनमें देखिए आप लोगों के लिए एकदम ओरिजिनल प्रश्न में क्या क्या इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है उसे देख लेंगे। यहाँ भी कुछ कुछ दिया हुआ है उसे आप लोग पढ़ लेंगे। तो हम देर ना करते हुए चलिए पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या कहता है कि फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत किसे कहा जाता है। ये देखिए बड़ा ही सस्पेंस वाला प्रश्न है। इसके तीन थे सर, कौन कौन थे कि एक रूसो थे, एक वाल्टेयर थे और एक मॉन्टेस्क्यू थे। ये तीन थे, लेकिन सर ये तीन में से दो तो हमारे ऑप्शन में है, तो मारेंगे किसे? रूसो को मार दें आंसर में या वॉल्टेयर को मार दें? तो याद रखेंगे जब एक ही क्वेश्चन में दो आंसर दिख जाए तो ऊपर वाले आंसर को सही माना जाता है। तो आप लोग ऊपर वाला मारेंगे रूसो को। तो चलिए एक नंबर का बी इज द राइट। अब दो नंबर क्वेश्चन देखिए। कहता निम्न में से किन वस्तुओं पर अप्रत्यक्ष कर लगाया गया था? चावल और गेहूं, चाय और रेशम, नमक और तंबाकू, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखेंगे सर नमक और तंबाकू पर अप्रत्यक्ष कर लगाया गया था। कौन सा? अप्रत्यक्ष कर। आगे बढ़िए सर, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कह रहा है। ये आप लोगों के लिए मैंने जूम आउट कर दिया। कहता लेनिन ने अपने अप्रैल थीसिस, क्या चीज़ सर? अप्रैल थीसिस द्वारा जो मांगे रखी गई थी उनमें से कौन सी मांग शामिल नहीं है? जरा बच के, मैंने बार बार कहता हूँ आप लोगों को कि जब नहीं वाला सिचुएशन रहे तो बच के सर, कि नहीं वाले परिस्थिति में बचना इसलिए पड़ता है कि उस परिस्थिति में बच्चा सही वाला देख लेता है और नहीं में तो नहीं वाला चाहिए उसको। तो चलिए हम लोग देखेंगे क्या बैंकों का राष्ट्रीयकरण? नहीं, ये तो था सर शामिल। दूसरा क्या कहता है सर, फटाक से देखेंगे। दूसरा कहता है कि युद्ध समाप्त किया जाए, ये भी था। किसानों की सारी जमीनें वापस की जाए, ये भी था। यानी सर अप्रैल थीसिस में उपरोक्त तीनों शामिल थे, हमारा पहला भी, दूसरा भी और तीसरा भी शामिल थे, लेकिन उद्योगों को मजदूरों के हवाले किया जाए ये शामिल नहीं था। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी ऑप्शन डी इज द राइट। 4 नंबर देखिए क्या कहता है कि रूस के स्थानीय स्वशासी संगठन को क्या कहा जाता है? रूस का जो स्थानीय स्वशासी संगठन है उसे क्या कहते हैं? तो 4 का सर ऑप्शन बी हो जाएगा, सोवियत कहा जाता है। क्या कहता है उसे? सोवियत। आगे सर कहता है कि धुरी शक्तियां किन देशों को कहा जाता था? अब यहाँ देखिए समस्या आप लोगों के लिए आया। एक तो आप लेके धुरी शक्तियां और एक था सर मिस्र शक्तियां। कि जब कब पहला विश्व युद्ध कब हुआ था? बोलिए। कि उस समय 1914 से 18 के बीच सर, कि 14 से 18 के बीच जब ये विश्व युद्ध चल रहा था तो उस दौरान जो सारी महाशक्तियाँ बटी थी वो दो शक्तियों में, एक धुरी शक्तियाँ और एक बट गई थी मित्र शक्तियाँ में। किसमें? मित्र शक्तियाँ में। तो आप लोग चलिए, मैं तो धुरी शक्तियों का आंसर बताऊंगा, आप लोग हमें बताएंगे कि ये मित्र शक्ति कौन कौन से देश थे। तो ये सबका नाम कमेंट करके हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, ठीक है। और आगे देखिए कहता है, तो अब यहाँ धुरी शक्तियाँ जो है, पहला ऑप्शन हमारे सामने क्या है कि जर्मनी और फ्रांस। नहीं, ये तो गलत है सर, ये क्या है? गलत है। दूसरा देखिए यहाँ पर कि जर्मनी ऑस्ट्रिया और तुर्की। नहीं, जर्मनी इटली और जापान धुरी शक्तियों में कौन थे? जर्मनी इटली और जापान थे। लेकिन आप लोग भूलिएगा नहीं मित्र शक्तियों में कौन कौन सा देश थे, वो कमेंट करके जरूर बताइए। आगे देखिए कहता है कि किस संधि द्वारा जर्मनी पर कठोर, कौन सी संधि द्वारा जर्मनी पर कठोर और अपमानजनक शर्तों को क्या कर दिया गया था? थोप दिया गया था। तो याद रखेंगे हो जाएगा वर्साय की संधि। किस संधि में थोप दिया गया था? वर्साय की संधि, यानी 6 का सी नंबर आंसर। अच्छा आप लोगों को मालूम है वर्साय की संधि हुआ कब था सर? तो याद रखेंगे 1919 में हुआ था। कब हुआ था? 1919 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर क्या कहता है जरा देखते हैं। कहता 1864 में किसने भारतीय वन सेवा की स्थापना की? क्या 1864 में किसने भारतीय वन सेवा की स्थापना की? तो आराम से हम लोग 7 नंबर जो है वो याद रखेंगे, ब्रेंडिस ने। किसने की थी? ब्रेंडिस ने। यानी 7 का ऑप्शन यही हो गया सही। आगे सर कहता है कि कलांग कौन थे? फटाक से बताइए, कलांग जो है वो कौन थे? दिहाड़ी मजदूर? नहीं, कुशल लकड़हारे या गरीब मछुआरे या अस्थाई चरवाहे, कौन थे सर? तो 8 का हमारा हो जाएगा, फटाक से बताइए,
कुशल लकड़हारे हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? कुशल लकड़हारे। आगे सर देखिए क्या कहता है 9 नंबर कि बुग्याल क्या है सर? बुग्याल क्या है? तो फटाक से कहता ऊंचे पहाड़ों पर स्थित घास के मैदान। बिल्कुल सर, ऊंचे पहाड़ों पर जो स्थित घास के मैदान है उसे ही क्या कहा जाता है? बुग्याल कहा जाता है। तो आगे ऑप्शन पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। कहता है सर दुनिया की आधी से ज़्यादा चरवाहा आबादी कहाँ रहती है? यानी जो दुनिया का सबसे चरवाहा है उसका आधा से ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? रूस में, ऑस्ट्रेलिया में, उत्तरी अमेरिका में, अफ्रीका में? तो सही आंसर हो जाएगा अफ्रीका। ऑप्शन डी इज द राइट। आगे देखिए सर क्या कहता है 11 नंबर की निम्नलिखित में से कौन समकालीन दुनिया में सरकार का सबसे लोकप्रिय रूप है? तो समकालीन दुनिया जो है सर उसका सबसे लोकप्रिय, सरकार का सबसे लोकप्रिय रूप क्या होगा सर? 11 को आप ही लोग बता दीजिए। लोकतंत्र के अलावा क्या हो सकता है? सैन्य शासन तो नहीं, तानाशाही भी नहीं, या राजतंत्र भी नहीं, तो क्या हो जाएगा? फटाक से बता दीजिए। लोकतंत्र। हमारे देश में भी अभी वर्तमान में लोकतंत्र ही चल रहा है। आगे देखिए सर क्या कहता है कि इनमें से कौन सा तर्क लोकतंत्र के पक्ष में अच्छा नहीं है? याद रखेंगे आप लोग, ये नहीं वाले प्रश्न को बड़े ध्यान से पढ़ेंगे। तो 1 नंबर देखिए क्या कहता है 12 नंबर का ऑप्शन कहता है लोकतंत्र मतभेदों और टकरावों को संभालने का तरीका उपलब्ध कराता। नहीं सर। दूसरा कहता है लोकतांत्रिक सरकारें लोगों के प्रति ज़्यादा उत्तरदायी होते हैं। ये भी उतना अच्छा हमें नहीं लग रहा है। मैनुअली मतलब समझेंगे कि ये नहीं दिया है ना, तो नहीं वाले को ढूंढना है कि कौन जो है ना लोकतंत्र से सटीक खाता नहीं है। तो पहला तो लोकतंत्र मतभेदों और टकरावों को संभालने का तरीका उपलब्ध कराती है, ये तो सर करा देती है। दूसरा कहता है कि लोकतांत्रिक सरकारें लोगों के प्रति ज़्यादा उत्तरदायी होता है। बिल्कुल सर। आखिर हमारी जिम्मेदारी किसके ऊपर होता है? सरकार के ऊपर ही। यानी पीछे वाला लाइन दोनों के ऊपर चल रहा था इसलिए काट के फिर से नीचे कर दिए सर। तीसरा कहता है सर कि लोकतंत्र बेहतर निर्णय लेने की संभावना बढ़ाता है। ये भी सही है। यानी सही किस नज़रिए से? लोकतंत्र के लिए सही है, लेकिन हमको तो चुनना है कि नहीं है। कौन वाला? नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। ऑप्शन डी है क्या? अभी तक तो सब मिल गया। ऑप्शन डी कहता है लोकतंत्र नागरिकों का सम्मान नहीं बढ़ाता। ये गलत बात है। लोकतंत्र से नागरिकों का सम्मान बढ़ता है, तो यही गलत है। और हमें तो गलत वाला ही ढूंढना था, नहीं वाला ही ढूंढना था। इसलिए ऑप्शन डी इज द राइट। आगे कहता है संविधान की आत्मा किसे कही जाती है? अगर आप लोग इसका आंसर जल्दी जल्दी नहीं बताए तो कपार फोड़ देंगे। 3 गिनता हूँ मैं, तुरंत आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में डालिए कि इसका क्या होगा। संविधान की आत्मा इज द मोस्ट फेमस क्वेश्चन। और ये अगर आपको पता नहीं है तो फिर समझ लीजिए आपको कुछ पता नहीं है। क्या होगा? 1 2 3। टाइम आपका ओवर हो चुका है। चलिए अब मैं बता देता हूँ कि इसका क्या होगा। प्रस्तावना। क्या होगा? प्रस्तावना होगा। चलिए 14वां नंबर सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्या कहता है कि दक्षिण अफ्रीका का लोकतांत्रिक संविधान बनाने में कौन सा टकराव सबसे महत्वपूर्ण था? फटाक से बताइए। दक्षिण अफ्रीका का जो लोकतांत्रिक संविधान जब बनाया जा रहा था उस समय टकराव का सबसे महत्वपूर्ण अंग क्या था? तो 14 नंबर का क्या हो जाएगा? दक्षिण अफ्रीका और उसके पड़ोसी देश। नहीं सर। स्त्रियों और पुरुषों का नहीं। आखिर वास्तविक में टकराव था किसका सर? तो सी नंबर सही आंसर हो जाएगा। गोरे अल्पसंख्यक और अश्वेत बहुसंख्यक सर। इसका बेहतरीन और ताबड़तोड़ टकराव था। इसी का मसला सर हल करने के लिए बाद में हमारे बापूजी वहाँ पर पहुँचे थे। चलिए कहता है झारखंड विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? फटाक से बताइए कि झारखंड में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है सर? तो 15 का सही आंसर हो जाएगा सी। कौन सा? 81 प्लस 1। एक जो होता है सर वो मनोनीत होता है और 81 जो है वो फिक्स होता है, अस्थाई होता है सर। तो 15 का सी इज द राइट आंसर। अब चलेंगे हम लोग 16वां नंबर की ओर। कहता है राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है सर? राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 25 फरवरी नहीं, 20 मार्च नहीं, 23 अप्रैल ये भी नहीं, 25 जनवरी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी इज द राइट। चलिए 17वां नंबर क्वेश्चन देखिए।
कहता वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है? आप लोग फटाक से बताइए सर कि हमारे वर्तमान में अभी देश के जो प्रथम नागरिक है जिसे हम लोग राष्ट्रपति की संज्ञा देते हैं वो कौन है? सोनिया गांधी? नहीं। दूसरा द्रौपदी मुर्मू? पता नहीं। मोदी जी? नहीं, ये तो हमारे पीएम हैं। मोदी जी कौन है? हमारे पीएम रामनाथ कोविंद? ये भी नहीं। अभी वर्तमान में सर द्रौपदी मुर्मू है। कौन है? द्रौपदी मुर्मू। आगे बढ़िए और देखिए सर 18वां नंबर क्या है। कहता सर निम्नांकित में से कौन भारतीय संसद के 2 सदन है? सर आप लोग बता सकते हैं भारतीय संसद के 2 सदन कौन कौन होते हैं? लोकसभा और ग्राम सभा? नहीं। राज्यसभा और नगर परिषद? नहीं। लोकसभा और राज्यसभा, यानी ऑप्शन सी इज द राइट। तो चलिए 18 का सी हो गया सर। 19वां नंबर हम लोग देखते हैं क्या कहता है 19 नंबर क्वेश्चन, ये रहा आपके सामने। कहता संगठन और संघ बनाने की स्वतंत्रता किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है? यानी कोई तुम संगठन बनाना चाहते हो या कोई संघ बनाना चाहते हो तो उसे बनाने का अधिकार जो है ना वो हमें संविधान के कौन से अधिकार देते हैं? तो फटाक से बताइए। समानता का अधिकार? नहीं, स्वतंत्रता का अधिकार देता है सर। हमारे जो करने की मर्जी हम वो करेंगे। तो ऑप्शन बी इज द राइट। अगला देखिए सर 20 नंबर क्या कहता है कि निम्नांकित में से कौन मौलिक अधिकारों में नहीं आता है? यानी इनमें से कौन है जो मौलिक अधिकारों में आता नहीं है? 20 का क्या हो जाएगा सर? समानता का अधिकार, ये तो आता है। चलिए देखिए वही सब फिर से आप लोग जब भी नहीं वाला आ जाए तो एकदम ध्यान से नहीं वाला में उसी को चुनना है जो नहीं होगा। तो देखिए समानता का अधिकार हमारे मौलिक अधिकार में तो ये है, स्वतंत्रता का अधिकार ये भी है, संवैधानिक उपचार का अधिकार ये भी है, जातिगत भेदभाव का अधिकार ये नहीं है। तो नहीं वाला ही तो नहीं के लिए आंसर होता है। तो ऑप्शन डी इज द राइट। आगे बढ़िए 21 नंबर क्या कहता है कि भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो दैट्स वेरी सिंपल, 2.4% है। कितना है? पूरे विश्व को अगर बांटे प्रतिशत में तो हमारे भारत के हिस्से में कितना आएगा? 2.4 आएगा। आगे बढ़िए 22वां नंबर क्या कहता है कि निम्नांकित में से कौन हमेशा बर्फ से ढका रहता है? अब सर आगे देखिए कौन? शिवालिक, महान हिमालय होगा, शिवालिक होगा, पूर्वी घाट होगा या अरावली होगा? हमें तो लग रहा है 2 में से एक महान हिमालय और दूसरा शिवालिक। तो चलिए ये हम आप लोगों पर छोड़ते हैं, ये थोड़ा सा सस्पेंस हमको भी रहा। तो इनका जवाब आप लोग देंगे हमें सर कि आखिर 22 नंबर का आंसर क्या होगा। क्योंकि देखिए हमारे दिमाग से ये थोड़ी देर के लिए हट गया है, एक कन्फ्यूज़न हो गया सर कि आखिर हिमालय जो है वो तो कम्प्लीटली सर बर्फ़ से मेरे हिसाब से ढका नहीं है, लेकिन फिर भी तो उसके ऊपर बर्फ़ रहता है। तो हमें तो लगता है सर लगभग 80% तो ए नंबर ही सही होना चाहिए। ऑप्शन ए की तरफ हम ज़्यादा जाना चाहेंगे, लेकिन आप लोग इसका सही आंसर हमें कमेंट बॉक्स में डालिएगा ज़रूर कि आखिर 22 का क्या होगा सर, 22 का होगा क्या। तो चलिए देखिए अब 23 नंबर जरूर कमेंट करिएगा, तब तक हम भी उसको श्योर हो लेंगे, फिर नहीं होगा तो अगली वीडियो में डिस्कस आपके साथ कर देंगे। कहता उत्तरी मैदान किन नदियों से बना है? यानी सर उत्तरी जो मैदान है ऐसे ही तो गंगा का मैदान उसे कहा जाता है, गंगा तो निश्चित होगा। अब 2 ऑप्शन देखिए छट गया जिसमें गंगा नहीं है, याद रखेंगे उत्तरी मैदान वही होगा जिसमें गंगा होगा। तो सर इस ऑप्शन में गंगा नहीं है और इसमें भी गंगा नहीं है, तो ये दोनों होगा नहीं। हमारे पास 2 बच गया, एक गंगा यमुना कावेरी और दूसरा बच गया सर गंगा सिंधु ब्रह्मपुत्र। तो 23 का जो हमारा परफेक्ट आंसर हो जाएगा वो गंगा सिंधु और ब्रह्मपुत्र हो जाएगा। ऑप्शन डी इज द राइट। आगे बढ़ते हैं सर हम लोग। प्रायद्वीपीय नदियाँ होती है, फटाक से बताएंगे कि प्रायद्वीपीय नदियाँ कौन होती है? तो सदा यानी प्रायद्वीपीय नदियाँ उसे हम लोग कहते हैं जिसमें सालों भर सर जल का प्रवाह होता है, सालों भर जिसमें पानी बहता है वही होता है प्रायद्वीपीय नदियाँ। यानी ऑप्शन ए इज द राइट। आगे बढ़िए सर 25 की ओर क्या कहता है कि निम्नांकित में से कौन सी लवणीय जल वाली झील है? कौन सी लवणीय जल वाली झील है? 4 झील का नाम दिया, सांभर, वुलर, डल और गोविंद सागर। फटाक से बता दीजिए हमें कि कौन जो है वो लवणीय
जल इसमें रहता है। 25 का क्या हो जाएगा आंसर, बताइए, सांभर झीली हो जाएगा। ठीक है, तो 25 का ऑप्शन ए इज द राइट। आगे बढ़िए सर, क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन जलवायु को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। फिर से आप लोग बचेंगे इस नहीं वाले शब्द से कि कौन है जो जलवायु को प्रभावित नहीं करता है। तो अक्षांश तो करता है, ऊंचाई भी करता है, वायु दाब एवं पवन भी करता है। तो ये तीनों तो हमारा करता है, नहीं वाला नहीं से रिलेट करेंगे। मौसम समाचार, समाचार तो सुनाया जाता है, वो हमारे ये पर्यावरण और जलवायु को क्या सर करेंगे प्रभावित। तो ऑप्शन सी ही गलत है, और नहीं वाला बोला था तो नहीं में नहीं सही होगा, तो ऑप्शन डी इज द राइट। 27वां नंबर देखिए सर, क्या कहता है कि भारत में मानसून का आगमन कब होता है। सर भारत में मानसून का आगमन होता कब है। मई में प्रारंभ होता, नहीं, जून के प्रारंभ में सर। कब, जून के प्रारंभ में ही मानसून हमारे यहाँ आती है। 28वां नंबर देखिए, क्या कहता है सर कि नागफनी किस वनस्पति क्षेत्र में पाई जाती है, यानी कौन से क्षेत्र में नागफनी वृक्ष पाए जाते हैं। तो याद रखेंगे, नागफनी सर वैसे क्षेत्र में पाए जाते हैं ना जहाँ ज़्यादा कंटीले पेड़ पौधे होता है, या सर मैनुअली वो क्षेत्र जो रेगिस्तान वाला क्षेत्र होता है सर, वैसे क्षेत्रों में पाया जाता है। तो याद रखेंगे कि मैंग्रोव तो कीचड़ वाले वन होते हैं सर, ये तो पतझड़ में तो नहीं होगा, क्योंकि पत्ता वाला पेड़ तो ये मरुस्थल में पाए ही नहीं जाते हैं सर। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन होगा तो फिर वहाँ तो पत्ते वाले पौधे होंगे। हमको सर ज़्यादा हमें लग रहा है सही, यही ऑप्शन सी ही ज़्यादा करेक्ट लग रहा है सर। आगे बढ़ेंगे सर 29वां नंबर की ओर, क्या कहता है कि भारत में लिंगानुपात के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। कहता पुरुष और महिला दोनों की संख्या बराबर है। नहीं, बराबर तो नहीं है हमारे भारत में। क्या है हमारे भारत में 1000 पुरुषों पर, जरा आप लोग को बता देते हैं, 1000 पुरुषों पर कितना सर 943 महिलाएं हैं। किसके अनुसार, ये जनगणना 2011 के अनुसार, यानी 1000 पुरुषों पर मात्र 943 महिलाएं हैं। तो इसका मतलब महिलाएं कम है पुरुषों के तुलना में। तो बी नंबर देखिए, पुरुषों की संख्या महिलाओं से कम है, तो बी नंबर गलत हो गया ना, पुरुष तो अधिक है, 1000 है सर, तो बी नंबर भी गलत। सी नंबर कहता महिलाओं की संख्या पुरुषों से कम है, बिल्कुल सी इज द राइट। आगे बढ़ते हैं सर, 30 नंबर क्वेश्चन कहता है कि जनसंख्या में होने वाले परिवर्तन की प्रक्रिया कौन है सर, यानी जनसंख्या में जो परिवर्तन लाता है वो कौन, मृत्यु दर बिल्कुल लाता है, ये जन्म दर, सही जन्म दर वो लाता है, मृत्यु दर भी लाता है, प्रवास भी लाता है। प्रवास मतलब मान लीजिए हमारे देवघर में 5 लाख आदमी है, वो वहाँ से अचानक सर 2 लाख चला गया, अमेरिका में जाके बस गया, तो यहाँ की जनसंख्या घट गया ना, तो जनसंख्या में परिवर्तन आ गया। तो तीनों जब सही है तो हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इज द राइट। आगे सर हम लोग बढ़ते हैं, 31 नंबर क्या कहता है कि उत्पादन की पहली आवश्यकता क्या है सर। श्रम है, भूमि है, भौतिक पूंजी है, मानव पूंजी है। हम लोग कोई भी चीज़ उत्पादन करेंगे सर तो उसके लिए सबसे पहले हमें ज़मीन की ज़रूरत होगी, फिर सर पूंजी की ज़रूरत होगी, तब श्रम की ज़रूरत होगी। तो याद रखेंगे भूमि इज़ द फर्स्ट थिंग सर। तो 31 का ऑप्शन बी इज़ द राइट। आगे सर 32वां नंबर क्या कहता है। 32वां नंबर से पहले सर आप लोग देखिए कि 200 250 इतने बच्चे सर ये वीडियो को देखते हैं, कैसा लगता है नहीं लगता हमें मालूम नहीं चल पाता। अगर अच्छा लगता है तो आप लाइक वीडियो को ज़रूर करें सर, लाइक, या नहीं अच्छा लगता डिसलाइक कर दें, लेकिन रिएक्शन ज़रूर दें, तब ना हमें पता चलेगा कि वीडियो आपके लिए उपयोगी हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर अच्छा लग रहा है तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, और ख़राब लग रहा है डिसलाइक कीजिएगा, लेकिन रिएक्शन अपना ज़रूर दीजिएगा। तो चलिए सर कहता है 32 नंबर, क्या अस्थायी पूंजी और कार्यशील पूंजी किसके स्रोत हैं। अस्थायी पूंजी जो लंबे समय तक स्थिर रहता है, जैसे भवन, बड़े बड़े जो बिल्डिंग होते हैं वो, बड़े बड़े मशीन, ये सारी चीज़ें। कार्यशील पूंजी जो रोज़ बदलती है सर, कम बेसी होता है। ये उदाहरण किसका है, तो फटाक से बताएंगे सर। 32 का हमारा क्या हो जाएगा आंसर,
क्या कहता है ये सर, भौतिक पूंजी के, मानव पूंजी के, या भौतिक और मानव पूंजी दोनों के? तो याद रखेंगे सर, कार्यशील पूंजी और अस्थाई पूंजी दोनों हमारे भौतिक पूंजी के उदाहरण है सर। किसके? भौतिक पूंजी के उदाहरण है। ठीक है, तो 32 का ऑप्शन ए इज द राइट। आगे सर बढ़ेंगे, पालमपुर में गैर कृषि क्रियाएं है, तो पालमपुर में सर कौन सा है? परिवहन तो वहाँ है ही सर, दुकानदारी भी वहाँ पर है, लघु विनिर्माण भी है, तो उपरोक्त सभी हमारा सही हो जाएगा। 33 का ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। चलिए 34 नंबर की ओर आप लोग ध्यान दीजिए। कहता है सर कि किस प्रकार की जनसंख्या अर्थव्यवस्था की परिसंपत्ति होती है, यानी कौन सी जनसंख्या जो है ना अर्थव्यवस्था के लिए सर परिसंपत्ति होता है, जो अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाता है सर, उसको डेवलप कराता है। तो 34 का क्या हो जाएगा? साक्षर एवं स्वास्थ्य जनसंख्या। बिल्कुल सर, यानी जो जनसंख्या पढ़े लिखे है, जो जनसंख्या स्वस्थ है, वही हो जाएगा सही। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आगे बढ़िए, क्या कहता है कि निम्नांकित में से किनमें निवेश से मानव संसाधन में उच्च प्रतिफल प्राप्त हो सकता है? तो 35 नंबर का क्या हो जाएगा सर, फटाक से बताइए कि मानव निवेश और मानव संसाधन जिसको कहते हैं ना, उसमें उच्च प्रतिफल कब प्राप्त कर सकते हैं हम लोग? तो किस में बताइए? तो शिक्षा और चिकित्सा से, यानी जब शिक्षा बहुत अधिक दे देंगे, चिकित्सा का भी सही रूप हमारे आसपास रहेगा, तो ना कोई बीमार होगा ना कोई मूर्ख रहेगा, तो सारी जनसंख्या मानव संसाधन बन जाएगी। तो ऑप्शन सी इज द राइट। अगला देखिए सर, कहता है 36 नंबर, विश्व में भारत में खाली जगह निर्धनों का संकेंद्रण है। तो याद रखेंगे सर, पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा गरीबी और भूखमरी हमारे भारत में है सर। तो 35 का ऑप्शन ए इज द राइट। आगे सर 37वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि निर्धनता रेखा का निर्धारण करते समय इनमें से किस पर विचार नहीं किया जाता है? यानी निर्धनता का निर्धारण जब करेंगे सर हम लोग, तो इनमें से किसको नहीं देखा जाता है? बहुत सारे बच्चे जो है ना इस नहीं शब्द के शिकार होते हैं, लेकिन हम आप लोगों को बार बार अलर्ट कर रहे हैं कि इस नहीं से बचेंगे। नहीं में आंसर उसी को लगाएंगे जो नहीं होता है। तो याद रखेंगे, निर्धनता रेखा जो है उसमें किसकी ज़रूरत हमें होती है सर? तो भोजन की होती है, चिकित्सा की होती है, मनोरंजन की तो नहीं। निर्धनता में मनोरंजन का, यहाँ खाने का ठिकाना नहीं और वहाँ नाच गाना मस्ती सूझेगा नहीं, तो सी नंबर तो नहीं, डी नंबर की होती है। तो मैंने क्या कहा था, नहीं वाला का नहीं वाला से, तो कौन वाला नहीं है? सी नंबर नहीं हो जाएगा। 38वां नंबर हम लोग देखेंगे कि बफर स्टॉक क्या है। तो पहला ही ऑप्शन तो देख के ही पता चल गया कि सबसे ज़्यादा सही है कि भारत सरकार द्वारा अधिप्राप्त अनाजों का भंडार, यानी खाने पीने के बाद जो अनाज बचता है सर, उसका जो सरकार एक बड़े पैमाने पर स्टॉक करती है सर, वही तो हमारा बफर स्टॉक कहलाता है। 39वां नंबर देखिए क्या कहता है कि खाद्य सुरक्षा का क्या अर्थ है? 39वां नंबर क्या हो जाएगा? खाद्य सुरक्षा का क्या अर्थ है? सुरक्षित घेरे में रखना? नहीं सर, गलत। कहता है सभी लोगों के लिए सदैव भोजन की उपलब्धता, यही तो है। इसमें हमारे एक सबसे प्यारे बच्चे बार बार उलझ जाते थे, उनकी फिर से ये डाउट उनके लिए आज मैं क्लियर कर देता हूँ कि सुरक्षा मतलब ये नहीं कि खाद्यान्न को, खाने वाले अनाज को पैकेट में बढ़िया से पैक करके रख दिया जाए, एकदम नहीं। ये मुख्य रूप से इन बातों को जानने के लिए, यानी खाद्य सुरक्षा को समझने के लिए कि अगर जिन लोगों को तीनों टाइम का भोजन पर्याप्त रूप से मिल जा रहा है, इसका मतलब वो आदमी खाद्य सुरक्षित है, और जिसको नहीं मिल पा रहा है वो खाद्य असुरक्षित है। तो ऑप्शन बी इज द राइट। और ये रहा आज के लास्ट प्रश्न आप लोगों के लिए। तो कहता है सार्वजनिक वितरण प्रणाली किससे संबंधित है? कल ही नहीं, आज ही तो ये चैप्टर ख़त्म हुआ, तो आप लोग बता देंगे फटाक से कमेंट करके कि आखिर ये संबंधित किससे है? सार्वजनिक वितरण प्रणाली मतलब फटाक से बताइए आप लोग जल्दी। मैं 3 गिन रहा हूँ, 1 2 3। चलिए आप लोगों का समय खत्म। सर सार्वजनिक वितरण प्रणाली किससे? खाद्य सुरक्षा से संबंधित है। किससे संबंधित है? खाद्य सुरक्षा
से। तो चलिए, ये 40 प्रश्न आप लोगों के लिए था। कैसा लगा जल्दी बताएंगे यार, हमको पता कैसे चल पाएगा ना। तो आप लोग कमेंट करते हैं, और कमेंट भी नहीं करना है, कम से कम अगर वीडियो अच्छा लग रहा है, आपको मदद मिल रहा है, तो 1 सेकंड का समय निकाल करके लाइक ज़रूर कर दें, ताकि हमें भी अच्छा लगे कि नहीं, बच्चों को वीडियो पसंद आ रहा है। तो चलिए, अगले मॉडल सेट की प्रैक्टिस लेकर के आते हैं। तब तक आप लोग अच्छे से पढ़िए, अच्छे से रहिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। लेकिन हाँ, अगर इस वीडियो पर आप अभी अभी आए हैं, नए हैं आप, तो इस तरह का ताबड़तोड़ और वीडियो देखने के लिए इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद।